जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओकस के बारे में। जो ओकस ऑर्गेनाइजेशन है किन किन कंट्रियों से मिलकर बना है और ये कब बना है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव मेन उद्देश्य क्या है, किसके लिए काम करेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और ये इंडिया के लिहाजे से कितना इंपॉर्टेंट है या कितना नुकसान पहुंचा सकता है इंडिया को, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं ओकस है क्या। ओकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। मतलब ये तीनों देशों के बीच का एक सिक्योरिटी पैक्ट है। किसके? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। दोस्तों जो ये ओकस है ये बना था 15 सितंबर 2021 को। अगर दोस्तों आपने क्वाड के बारे में पढ़ा हो तो क्वाड का हिस्सा है वो है इंडिया और साथ में जापान। लेकिन जो ओकस है इसमें इंडिया और जापान की जगह यूके आ गया है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं ये इसका मेन मोटिव क्या है। तो जो ओकस का जो मेन मोटिव है वो है टू पावर्ड ऑस्ट्रेलिया विथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स आने चाहिए। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। तो आप सबसे पहले जानते हैं सबमरीन्स क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो सबमरीन्स का हिंदी मीनिंग होता है पनडुब्बी, जो कि पानी में डूब के चलती है। जैसे एक होता है जहाज, एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या, जो कि एयरक्राफ्ट रहते हैं, जो भी जहाज रहते हैं हवाई जहाज, उनको कैरियर करके मतलब उन पे लैंड भी कर सकते हैं उस पे एयरक्राफ्ट कैरियर पे, उस जहाज पे, और टेक ऑफ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। जो सबमरीन्स होती है वो पानी में डूब के कार्य करती है। मतलब कि कहीं भी जाना हो तो पानी में डूब के ही जा सकती है। मतलब कोई भी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा अगर किसी भी। और अब आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कोई भी रडार डिटेक्ट भी नहीं कर पाता इन सबमरीन्स को। तो ये होती है सबमरीन्स, मतलब पनडुब्बी, पानी में डूब के चलने वाली। अब ये न्यूक्लियर पावर्ड क्या होता है, मतलब कि ऐसी पनडुब्बियां जो न्यूक्लियर वेपन से लेस हो, मतलब इनमें न्यूक्लियर वेपन्स भी हो। तो इसको ओकस का मेन उद्देश्य क्या है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स देना। और अब हम बात करेंगे कि इसका यूके का और यूएसए का इसमें रोल क्या है। सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिहाजे से ये कितना इंपॉर्टेंट है ओकस। दोस्तों अगर आपको पता हो तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एनपीटी का हिस्सा है। एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब कि कोई भी कंट्री अपने सुरक्षा के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वार में किसी भी कंडीशन के तहत न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं कर सकती। एनपीटी अगर आपने पढ़ा हो, एनपीटी आप मेरे पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने एनपीटी के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि एनपीटी क्या होती है और कैसे बनी थी। तो एनपीटी का मोटा मोटा बता देता हूं मैं। एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका इंडिया हिस्सा नहीं है, जो कि 1971 वार के पहले बनी थी, 1969 में लगभग। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एनपीटी का हिस्सा है तो वो कैसे फिर न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले यूएसए और यूके का साथ लिया ताकि ये इसको न्यूक्लियर वेपन से लेस सबमरीन प्राप्त कर सके। क्योंकि जो जितनी भी यूएसए की सबमरीन से सब न्यूक्लियर पावर है और अभी तक किसी भी कंट्री को प्रिविलेज नहीं मिला कि वो यूएसए की न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे सके, उसकी टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी फर्स्ट कंट्री होगी जिसको ऑस्ट्रेलिया का साथ मिलेगा इसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले यूएसए का ही लिया। दोस्तों अगर पहले बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसने फ्रांस से डील कर रखी थी 43 बिलियन डॉलर्स की, 43 बिलियन डॉलर्स की, जो कि न्यूक्लियर वेपन सबमरीन से बनवानी थी। लेकिन जो फ्रांस की जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी होती है, इसलिए उसने परित्याग कर दिया, अबेंडन कर दिया उसके डील से। और अब वो फोकस का हिस्सा बन गया ऑस्ट्रेलिया, ताकि उसको न्यूक्लियर वेपन सबमरीन सस्ते में मिल सके 2040 तक। मतलब इसका लक्ष्य रखा गया जो पहली आएगी वो 2040 तक आ जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यूके का क्या इंपॉर्टेंस है ओकस से संबंधित। तो जो यूके है पहले तो किसी भी ऐसी कोई भी चीज का पार्ट नहीं हुआ करता था कि इसके हाथ टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले। 1950 तक किसी भी मिसाइल सिस्टम या किसी भी सबमरीन सिस्टम का पार्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन 1960 में
इसने अपने रूल्स वगैरह तोड़े और ये 1960 से ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के साथ मिलके जो न्यूक्लियर वेपन सबमरीन बनाने लग गया। और सबसे पहली बात ये, इसका अपन यूके का क्या इंपॉर्टेंस है। जो यूके है वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में अपना वर्चस्व लाना चाहता है और साथ ही सुपर पावर जो कि अमेरिका, उसके साथ मिलके अपने आप को उठाना चाहता है। और साथ में जो ये यूके है, इन्होंने बोला है कि जो ये ऑकस है बहुत सारे सैकड़ों लोगों को अलग अलग तरह की जॉब देगा और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे फ्री एंड प्रोस्पेरस ट्रेड होगा विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं यूएसए। तो आपने देखा होगा कि जो यूएसए की जो आर्मी है उसने अफगानिस्तान से निकल गई है, तो वो वापिस अपना जो इसके ऑकस के तहत वापिस अपना इसमें कब्जा जमाना चाहता है, मतलब अपना वर्चस्व लाना चाहता है, इसलिए तो ये ऑकस का पार्ट है। और दूसरी बात ये कि जो ये यूएसए है, यूएसए इस तरह इंडो पैसिफिक में चाइना को भी काउंटर करना चाहता है ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें यूएसए का वर्चस्व हो जाए और जो एशियन कंट्रीज है वो भी इस पे डिपेंड हो जाए और जो यूएसए और उसके एलाइज देश, मतलब जो उससे जुड़े हुए छोटे छोटे देश, वो फ्री ट्रेड कर सके। अब हम बात करते हैं कि यूएसए का तो हो गया, अब देखते हैं फ्रांस का क्या संबंध है इससे। दोस्तों फ्रांस का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया था इसने जो 43 बिलियन डॉलर्स की जो डील कर रखी थी उससे परित्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो फ्रांस का तो एक तो ये नुकसान हुआ, लेकिन एक तरीके से इंडिया का फायदा हुआ, क्योंकि अब जो इंडिया है वो फ्रांस के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन संबंधित से ऐसी कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। लेकिन दिक्कत एक है, जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी होती है वो महंगी होती है, इसलिए ही ऑस्ट्रेलिया ने इससे मतलब वो डील फाइनलाइज कर तो ली थी लेकिन उससे छूट गया है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है चाइना का, चीन का, क्योंकि जो चाइना है उसने बोला है कि ये कोल्ड वार की तरह है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं क्योंकि चाइना को डोमिनेट कर देंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। जो इंडियन ओशन रीजन है और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना को वर्चस्व रहता है, क्योंकि एशियन कंट्रीज भी चाइना का साथ देती है। इसलिए चाइना बोल रहा है कि ये एक कोल्ड वार की तरह है, उसको डोमिनेट करने के लिए। और साथ में जो चाइनीज एम्बेसी थी उसने भी इसको क्रिटिसाइज करा था ऑकस को, और एक तहत इंडिया के तहत से भी अच्छा नहीं। अब बात करते हैं जो कोरियन नेशन है, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उसने ऑकस बनने के 2 दिन पहले ही साउथ कोरिया ने बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर पावर देती है, और उसके 2 दिन बाद साउथ कोरिया ने कर दी, क्योंकि साउथ कोरिया ज्यादा यूएस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो खुद ही सक्सेसफुल एंड पावरफुल बनना चाहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेन अपने देश इंडिया की। तो इससे एक तरह से इंडिया को भी खतरा है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिल जाएगी तो इससे इंडिया को भी एक तरह से खतरा ही है। और जो इंडो पैसिफिक में अगर इंडिया को सबसे बड़ी सुपर पावर बनना है तो उसको भी न्यूक्लियर वेपन सबमरीन डेवलप करनी पड़ेगी। जो इंडिया है अपने देश के पास एक INS अरिहंत है जो कि न्यूक्लियर वेपन से लेस है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो इसकी स्पीड है वो 18 से 20 नॉट से जो सबमर्ज होके 18 से 20 नॉट किलोमीटर सबमर्ज होके मतलब पानी के तर। लेकिन टिपिकली जो मेन जो सबमरीन होती है नॉर्मल उसकी स्पीड होती है 35 से 40 नॉट सबमर्ज होके किलोमीटर पर आवर, जो कि आइडियल नहीं है। और दिक्कत ये है कि उसको हर 6-7 साल में वापस फ्यूल डालना पड़ता है, लेकिन जो यूएसए की है सबमरीन्स न्यूक्लियर वेपन से लेस, उनमें एक बार फ्यूल भरने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो एक दिक्कत है, इसलिए जो इंडिया है वो रशिया के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज बना रहा है, और इंडिया चाहे तो फ्रांस से भी नई टेक्नोलॉजीज का फायदा ले सकता है, क्योंकि फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो फ्रांस भी चाहेगा कि वो इंडो पैसिफिक में अपना मतलब वर्चस्व लाने के लिए, वर्चस्व नहीं बोले तो मतलब अपना आपको एक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इंडिया का साथ देगा और इंडिया को भी नई टेक्नोलॉजीज में मदद करेगा। इसलिए एक तरीके से नुकसान तो है, लेकिन अगर इंडिया चाहे तो इसका फायदा भी उठा सकता है। इसलिए और अगली वीडियो में हम बात करेंगे INS अरिहंत के लिए। तब तक बनी रहिए हमारे साथ डिफेंस डिवोटेड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।